हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि चैप्टर सेकंड है 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल का क्या मतलब है ना। तो राइट्स का मतलब तो हमें पता है कि राइट्स यानी कि अधिकार होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये वो दस्तावेज बोल सकते हैं जिसमें सभी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, अच्छे से पढ़ेंगे हम। ड्यूरिंग आर फ्रीडम स्ट्रगल, जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, द लीडर्स ऑफ द freedom movement had realized the importance of rights and demanded the British rulers should respect right of the people। तो भाई जब हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो हमारे जो इंडिया के लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि हमें राइट्स चाहिए, और उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि राइट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसीलिए उन्होंने डिमांड भी की थी ब्रिटिश रूलर से कि उनको कुछ राइट्स दिए जाएं, सभी लोगों को राइट्स दिए जाएंगे। ओके, द मोतीलाल नेहरू कमेटी। तो मोतीलाल नेहरू पता कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। ओके, कमेटी हैड डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स एज अ फार बैक एज इन 1928, यानी कि 1928, यानी कि आज़ादी से पहले ही 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1928 में ही हमारे देश में पहले ही जो मोतीलाल नेहरू कमेटी है उन्होंने डिमांड की थी राइट्स की, यानी कि बिल ऑफ राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की। ओके, तो दैट व्हेन अप इंडिया it was therefore natural that when India became independent and the constitution was being prepared, there were no two opinion on the inclusion and the protection of rights in the constitution। तो भाई अब ये हमने बात की थी ना कि भाई ये सभी जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे उसमें वही सारे लीडर्स थे जो कि मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसीलिए ये जो नेचुरल है, ये तो कुदरती तौर पे ही है कि जो जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रिपेयर किया गया तो किसी ने भी दो ओपिनियन नहीं थे कि वो इंक्लूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के बारे में, यानी कि सब चाहते थे कि भी सभी को राइट्स मिले और राइट्स की प्रोटेक्शन हो और राइट्स को भी इंक्लूड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल देम अ फंडामेंटल राइट्स। तो ये देखिए, ये डेफिनेशन समझ सकते हो आप। तो क्या है, तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स को लिस्ट किया गया, जिन राइट्स की लिस्ट है दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड, और जिनको स्पेशली प्रोटेक्शन दी गई है उन राइट्स को और लिस्टेड हैं उन्हीं को फंडामेंटल राइट्स बोला गया है। समझ में आई? फंडामेंटल राइट्स वो हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिस्टेड किया गया है, शामिल किया गया है और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन भी दी गई है, उन्हीं को हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल देम फंडामेंटल राइट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड फंडामेंटल सुजेस्ट। तो ये फंडामेंटल वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? द फंडामेंटल सुजेस्ट दैट दीज राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो भाई इनको फंडामेंटल वर्ड क्यों यूज़ किया गया इन राइट्स के लिए? तो फंडामेंटल वर्ड ये सुजेस्ट करता है ये जो राइट्स हैं, ये जो अधिकार हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनको अलग से इनको लिस्टेड किया गया है, शामिल किया गया और स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गई हैं इन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये राइट्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी अगर किसी भी कंट्री की सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या होती है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी इनको वायलेट नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दर्ज किया गया है कि ये जो राइट्स हैं ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इनको गवर्नमेंट भी इवन वायलेट नहीं कर सकती। The fundamental rights are different from other
अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। तो भाई ऐसा नहीं है कि सभी जितने भी राइट्स हैं, जितने हमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटली तौर पे ही हमें बस 6 राइट्स दिए गए हैं, और भी हमें बहुत से राइट्स हैं, मगर ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं और एक और जो राइट्स हैं उनमें डिफरेंस है, अलग, इनमें थोड़ी सी आप देखोगे इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो जो अदर राइट्स हैं और जो फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस है। वाइल ऑर्डिनरी, जिनको हम ऑर्डिनरी राइट्स बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। जो ये ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इन्फोर्स किया जा सकता है, किससे? ऑर्डिनरी कोई आम लॉ पास करके ही। ओके, मगर जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये प्रोटेक्ट और ग्रेंटेड किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किए गए हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारी कंट्री में, किसी भी कंट्री में हो सकती है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी राइट्स में भी आर चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर। जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है। कौन चेंज कर सकता है? लेजिस्लेचर। ओके, कैसे? बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। बिल्कुल कोई आम जो प्रोसेस है, आम प्रोसेस है, ऑर्डिनरी प्रोसेस है लॉ मेकिंग का, उसको उस प्रोसेस पर जाकर उस प्रोसेस को करके वो जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं उनको वो चेंज कर सकते हैं लेजिस्लेचर। बट जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको चेंज किया, तभी चेंज किया जा सकता है, सिर्फ तभी चेंज किया जा सकता है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करोगे। बिना अमेंडमेंट किए आप कोई भी इसमें चेंज नहीं लेकर आ सकते। Beside this, no organ of government can act in a manner that violates them. तो ये पहले तो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ये ऐसे एक्ट करेंगे कि वो वायलेट ना करें किनको? ये जो राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इन हर एक इंडिविजुअल को। एज वी शैल स्टडी बिलो इन दिस चैप्टर, तो जैसे कि हम इस चैप्टर में अच्छे से स्टडी करेंगे, जुडिशरी हैज़ द पावर। जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसके पावर है, उसके पास शक्ति है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेटिंग बाय एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, इसको पावर्स भी दी गई हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि वो प्रोटेक्ट करेंगी ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कि इनको कोई भी, जैसे गवर्नमेंट है, उनके गवर्नमेंट के एक्शन इन फंडामेंटल राइट्स को क्या ना कर दें, वायलेट ना कर दें। एग्जीक्यूटिव एज वेल, तो जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, जिस एग्जीक्यूटिव में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे कलेक्टर वगैरह हो गए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर एक्शन कैन बी डिक्लेयर इलीगल बाय द जुडिशरी इफ दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स और रिस्ट्रिक्ट देम इन अ अनरीजनेबल मैनर। तो चाहे कोई एग्जीक्यूटिव, चाहे कोई लेजिस्लेटिव हो, है ना, तो वो उनके कोई ऐसे एक्शन जिनसे जो ये जो भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो वायलेट हो रहे हों, तो क्या जो जुडिशरी के पास इतनी पावर है कि वो इनके एक्शन, जुडिशरी इनके एक्शन यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के एक्शन को इलीगल बोल सकती है और रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उनके ऊपर रोक लगा सकती है, जो कि अनरीजनेबल मैनर से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के वायलेट हो रहा हो फंडामेंटल राइट्स का। However, the fundamental rights are not absolute or unlimited rights. मगर ये भी है, ये जो हमें राइट्स मिले हैं, ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड हैं, कि जितनी मर्जी भी हमें तो राइट है, चलिए भी हम तो जो मर्जी कुछ करें, है ना, मगर ये नहीं हो सकता, मगर ये भी अनलिमिटेड नहीं है। ओके, गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो रीजनेबल उनमें कुछ तर्क होना चाहिए, कुछ रीज़न होना चाहिए। गवर्नमेंट उन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, मगर उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, कुछ तकड़ा रीज़न होना चाहिए, तभी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, कोई ऐसी एक्सरसाइज कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ओके, आई होप ये बेसिक सा हमने पढ़ लिया है कि क्या है ये फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। बाकी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से राइट्स हैं
तो आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस.